स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज आपकी क्लास यूपी एएसआई और एसआई की ये जो क्लास रहेगी ये इसका पार्ट 4 है। इसके पहले हम इसके जो है 3 पार्ट्स बना चुके हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करवा दीजिए। तो हम आपको सबसे पहले सिलेबस दिखा देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। आपसे 1 मिनट का हम टाइम ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, इसका मतलब इसका सिलेबस है। और यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं आप, सिलेबस क्या है इसका। हिंदी और कंप्यूटर को मिलाकर 50 क्वेश्चंस होंगे और वो आपके अधिकतम कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चंस आपके समसामयिक और आपके सामान्य जानकारी के होंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 100 नंबर का होगा। फिर आपका 50 नंबर ये जो है क्वेश्चंस होंगे। इसमें मानसिक अभिरुचि और बुद्धि उपलब्धि और तार्किक परीक्षा जो है होगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछने वाले हैं और टोटल आपके 100 नंबर होने वाले हैं। और टोटल पूर्णांक की बात करें तो ये जो पूर्णांक होगा ये आपका 400 का पूर्णांक होगा। और ये भी आपसे बता देते हैं कि हर एक पार्ट में आपको 35% जो है मार्क्स को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर में 40% आपको अंक लाने होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी सारा सिलेबस देख सकते हैं। हम कंप्यूटर का सिलेबस आपको दिखा दे रहे हैं। तो कंप्यूटर के सिलेबस में जो हमने पहली वीडियो बनाई है उसमें आपका पूरा कंप्यूटर का फंडामेंटल है जो हमने उसको कंप्लीट करवा दिया है। अब बात करते हैं, फिर दूसरी वीडियो में हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हमारा जो आ रहा है इसमें हम आपको रैम और रोम, उसके बाद सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, आपका सीपीयू, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारी क्लास रहेगी एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। और इसके पहले हमारी नंबर सिस्टम की क्लास हो चुकी है। आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं, थर्ड हमारी जो क्लास थी वो नंबर सिस्टम की थी। आप वहाँ पे जाके, हमारे नीचे डिस्कशंस में लिंक दिया हुआ है, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं और सिलेबस का ध्यान देते हुए ही आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप देख सकते हैं इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। अब टोटल आपके यहाँ पे 19 जो है 18 जो है चैप्टर यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि 18 जो आपके चैप्टर हैं उनसे भी ज़्यादा वीडियोस हमारी क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं। लगभग आप मान सकते हैं कि 25-30 वीडियो हमारी यहाँ पे बन जाएंगी। और 25-30 वीडियो में अगर आप देख लेते हैं तो आपके 20+ क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। 20+ आप जरूर क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हाँ, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो पूरा आपको सीपीयू पढ़ाने वाले हैं, पूरा आपको रैम पढ़ाने वाले हैं, पूरा रोम पढ़ाने वाले हैं, सीडी क्या है, डीवीडी क्या है और हार्ड डिस्क क्या है। और इसके बाद भी आपकी बहुत सारी जो डिवाइसें हैं, स्टोरेज डिवाइसें हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू आप देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का काम क्या होता है कि जो भी आपका कंप्यूटर, जो भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उस पे वो प्रोसेस करने का काम करता है। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा, हम चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीपीयू का पूरा जो है स्ट्रक्चर बना हुआ। थोड़ा सा हम जूम इसको कम कर लेते हैं और अब पूरा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 और +2 दे दिया, तो 2 और 2 किससे दे रहे हैं, तो हम कीबोर्ड से दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2 और 2 + 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा।
और 2+2 आने के बाद इस पर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, प्रक्रिया होगी, और प्रक्रिया के बाद हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, और रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा CPU होता है उसके 3 पार्ट यहाँ पे किए गए हैं। पहला आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आपका क्या होता है, मेमोरी यूनिट। इस प्रकार आपका CPU काम करता है। अगर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर जो आपका होता है वो कितने स्टेप पे काम करता है, तो पहले आप बता सकते हैं कि इनपुट है, दूसरा आप बता सकते हैं कि प्रोसेसिंग है, और तीसरा बता सकते हैं जो स्टेप होगा उसका लास्ट स्टेप होगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक एक लाइन जो है क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग, यह कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है। यह का मतलब क्या, तो CPU समझते हैं कि CPU कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है, सबसे मेन पार्ट होता है। अगर हम बात करें CPU क्या है, तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क के साथ साथ ये कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर का हार्ट भी होता है, कंप्यूटर का दिल भी होता है। क्या होता है, CPU होता है। अगर हम बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की या अगले पॉइंट की बात करते हैं, कंप्यूटर की जो सभी डिवाइसें होती हैं वो इसी से जुड़ी होती हैं। जो कंप्यूटर की सभी डिवाइसें होती हैं वो आपके CPU से ही जुड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारे ब्रेन में जितनी भी आपके पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो सब ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, उसी प्रकार आपके CPU में जितनी भी डिवाइसें होती हैं, वो माउस हो या कीबोर्ड हो या स्कैनर हो, प्रिंटर हो, लाइट पेन हो, जितनी भी मॉनिटर हो, जितनी भी डिवाइसें होंगी वो सब CPU से ही कनेक्ट होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन कि CPU की गति को किस पे मापते हैं, तो MIPS पर मापते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से देखते हैं, MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है क्या, तो आपको बताना है कि CPU की गति को या प्रोसेसर की गति को नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि इनमें या इसके 3 भाग होते हैं। तो किसके 3 भाग होते हैं, CPU के 3 भाग होते हैं, जो कि आपने अभी डायग्राम में पढ़ा है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। आगे हम बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं प्रोसेसर की गति किस पर निर्भर होती है, तो आपकी बिट पर प्रोसेसर की स्पीड निर्भर होती है। अब बात करते हैं आपके कौन कौन से बिट के आपके प्रोसेसर होते हैं, जैसे 8 बिट के हो गए, फिर 16 बिट का हो गया, उसके बाद आप 32 बिट के समझ सकते हैं, फिर उसके बाद 64 बिट के, इस तरीके से इत्यादि प्रोसेसर आपके आते हैं। कुछ प्रोसेसर के उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे पेटियम का हो गया, उसके बाद डुअल कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया, ऑक्टा कोर हो गया, i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, इत्यादि आपके क्या हैं, प्रोसेसर हैं। अब बात करते हैं ALU की बात करते हैं, तो ALU का CPU में काम क्या होता है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी आपकी तार्किक एवं अंकगणितीय क्रियाएं होती हैं वो आपका क्या करता है, ALU करता है। अब आप समझ सकते हो कि जो भी जोड़ने का काम, घटाने का काम, गुणा का काम, भाग करने का काम, और जो भी लॉजिक लगाने का काम होगा वो सब आपका किस पार्ट में किया जाएगा, तो वो आपका ALU में किया जाएगा। जोड़ना, घटाना, गुणा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो आपका ALU करेगा CPU के पार्ट में। अगला हम पार्ट देख लेते हैं, तो अगला पार्ट हमारा आता है MU। अब MU को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट को आप विस्तार से इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप हमारी वीडियो में जरूर बने रहें। आगे आपको हम मेमोरी यूनिट के बारे में अच्छे से बताने वाले हैं। चलिए हम बता रहे हैं मेमोरी यूनिट क्या है। तो इस भाग में, इस
जो है भाग में कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित टास्क को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे आपको केवल समझ लेना है कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। तो मेमोरी को हिंदी में हम बोलते हैं स्मृति बोलते हैं, याददाश्त बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मेमोरी आपका जो होगा वो सीपीयू में उसका काम क्या होगा, तो केवल आप समझ सकते हैं कि उसको डाटा को स्टोर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, तो एमयू का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम बात करें इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं सीयू की बात करते हैं, तो सिंपली सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट होता है, और ये पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। नाम से ही क्लियर है, कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है कि ये कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला हम देखते हैं, तो अब आपका ये जो मेमोरी यूनिट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके कई पूछे जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट में बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है 1 बिट। क्या आता है, 1 बिट आता है। और 1 बिट किसके इक्वल होता है, तो बाइनरी डिजिट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बाइनरी डिजिट के इक्वल होता है। और बाइनरी डिजिट में कितने डिजिट होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 2 डिजिट होते हैं। हम पूरी बाइनरी जो डिजिट है हम इसके पहले यानी कि पार्ट 3 में इसके बारे में विधिवत आपको बताया है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कि 4 बिट्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, तो 4 बिट्स को हम जोड़ते हैं तो 1 निबल बनता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 8 बिट्स को जोड़ते हैं तो 1 बाइट या फिर 2 निबल बनते हैं, 2 निबल बनते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बिट्स में 1 निबल बन रहा है, तो 8 बिट्स में कितने निबल बनेंगे, तो 2 निबल बनेंगे। अगर कहा जा रहा है कि 8 बिट में 1 बाइट बन रहा है, तो 4 बिट में क्या बनेगा, तो 0.5 बाइट बनेगा। इसका मतलब है कि आधा आपका क्या बनेगा, हाफ, 1/2 बाइट यहाँ पे बनेगा। किस पे बनेगा, तो ये आपका 4 बिट पे बनने वाला है। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा है 1024। जब हम बाइट्स को जोड़ लेते हैं तो 1 KB बन जाता है। KB का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो बाइट होता है। अगर हम इसको जो है पावर में बात करें, बाइट्स में बात करें, तो 2 की पावर 10 बाइट्स का मतलब होता है कि 1 kg। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि 2 की पावर 10 का मान जो होता है हम डायरेक्टली बता देते हैं, इसका मान होता है 1024। जब आप 2 की पावर 10 को जब सॉल्व करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1024 आएगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1024 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 10 और यहाँ पे लिखा हुआ ये, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए यहाँ पे हमने पावर लगा के बता दिया। कभी कदार क्वेश्चंस पावर में भी पूछ लेता है कि 2 की पावर 10 बाइट्स बराबर क्या होगा, तो आपको बताना है 1 किलोबाइट होता है। अगला है कि 1024 KB बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है, और इसका मतलब होता है 2 की पावर 20 बाइट्स होता है। अगला है 1024 या 1024 MB बराबर क्या होता है, तो आपको समझना है कि 1 GB होता है, और 1 GB का फुल फॉर्म होता है 1 गीगाबाइट होता है। क्या होता है, 1 गीगाबाइट, और ये होगा 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर होगा। कितने के बाइट्स के बराबर होगा, 2 की पावर 10 बाइट्स के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1024 GB बराबर क्या होता है, 1 TB, इसको हम क्या बोलते हैं, टेराबाइट बोलते हैं, और ये 2 की पावर आपकी 40 होती है। अब यहाँ से आपको इसके नीचे जो दिए हुए हैं इनको आपको नहीं पढ़ने हैं, अब केवल यहाँ पे ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको पढ़ने हैं। जो क्वेश्चंस आएगा वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपका पूछा जाएगा। मैक्सिमम अगर पूछेंगे 2 की पावर 40 तक पूछेंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं। आपको केवल इतना ध्यान देना है। अब देखिए 1024 जब TB जोड़ते हैं तो हमारा 1 PB बनता है। PB में मतलब होता है पेटाबाइट। क्या मतलब होता है, पेटाबाइट। अगर हम 1024 क्या जोड़ लेते हैं, 1024 PB बोलते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 EB, इसको बोलते हैं एक्साबाइट बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं
जब ईबी को जोड़ लेते हैं, 1024 ईबी को जोड़ लेते हैं तो हमारा 1 जेडबी बनता है, जिसको बोलते हैं जोटा बाइट बोलते हैं। अगर हम 1024 जेडबी को जोड़ लेते हैं तो हमारा एक वाईबी बनता है, जिसको हम बोलते हैं जोटा बाइट बोलते हैं। अगर हम 1024 वाईबी को जोड़ लेते हैं तो 1 बीबी बोलते हैं। 1 बीबी का मतलब होता है कि बोंटो बाइट होता है। अगर हम बात करते हैं कि 1024 बीबी जोड़ लेते हैं, बीबी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बोंटो बाइट होता है, ब्रोंटो बाइट। अब इसको हम क्या बोलेंगे, 1 जीबी होगा। अगर 1024 बीबी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 जीबी होगा। लेकिन ये 1 जीबी कौन वाला होगा, ये आपका जियोप बाइट वाला होगा। ये कौन सा होगा, जियोप बाइट वाला होगा। अब एक बार आपको समझा देते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आसान पूछे जाएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में पूरा एडवांस भी आपको बता दिए हैं। अब ये आपसे पूछ सकता है, आपको मैक्सिमम यहाँ तक याद कर लेना है, इसके ऊपर तक आपको याद करना है, नीचे वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लेकिन आपको एडवांस पढ़ना है तो आपको हम ये पूरा कवर करवा दिए हैं। अगर क्वेश्चंस कहीं से भी पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कहने का मतलब हमारा ये है। अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, बिट होती है। अगर हम बात करते हैं कि 10 की पावर 3 बाइट्स लगभग कितने केबी के बराबर होता है, तो वो 1 केबी के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सीधे वहाँ से लिया गया है कि 10 जो है 10 की पावर 6 बाइट से लगभग किसके बराबर होगा, तो 1 MB के बराबर होगा। 1000 KB लगभग किसके बराबर होगा, तो 1 MB। अब देखिए यहाँ पे 1024 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1024 KB होता है, लेकिन 24 को आप क्या कर सकते हैं कि आप समझ लीजिए कि 24 नहीं, इसको हम लगभग 1000 मान सकते हैं। तो अगर लगभग 1000 KB की बात करें तो 1 MB आपका आंसर होगा। अगर 1 मिलियन, ये क्वेश्चन कई बार आता है, 1 बिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है, तो 1 बिलियन बाइट्स बराबर, जिसको हम हिंदी में वो क्या बोलते हैं, 1 अरब बाइट्स बोलते हैं। तो 1 अरब बाइट हमारा किसके बराबर होता है, 1 GB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 मिलियन, इसका मतलब मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। आप समझ लीजिए कि मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, और 10 लाख बाइट्स बराबर किसके होता है, MB के। अब इसको याद करने का मतलब होगा कि अगर आ जाए 1 मिलियन बाइट्स तो मिलियन का मतलब M और MB का मतलब भी M से स्टार्ट हो गए होगा, तो आप याद कर सकते हैं मिलियन का मतलब M से हो जाएगा और MB भी आपकी M से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी से, तो कंप्यूटर की मेमोरी आपकी क्या होती है, रैम, रोम, CD, DVD, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनकी हम बात कर लेते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी का मतलब होता है कि जो भी डेटा को हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, तो जिन डिवाइसों में हम स्टोर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, और क्या होती है दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेमोरी होती है, सबसे महत्वपूर्ण या प्राथमिक हम कह लें, तो आपकी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। अगर हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, और ये आपकी रैम और रोम होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी है या निम्नलिखित में से जो है आपकी मेन मेमोरी है, तो आपको ध्यान देना है कि रैम और रोम इसके पार्ट अगर आ जाएंगे तो उसमें वो भी आपके प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट होंगे। आगे बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। हम अगर बात करेंगे तो पार्ट इसके आगे बात करने वाले हैं। तो दूसरी बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या। देखिए सेकेंडरी मेमोरी, हाँ अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो ये सारी आपकी क्या होंगी, स्थायी मेमोरियाँ होंगी। ये क्या होंगी, स्थायी मेमोरी होंगी। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और आपका CD, DVD और BRD है ना, ब्लू रे डिस्क, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। आप ये केवल एक समझ लीजिए कि ये आपकी प्राइमरी होती हैं, तो रैम रोम प्राइमरी हैं, तो लगभग बाकी जो होंगी वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएंगी। अगला हम देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसें कैसे दिखती हैं। तो ये आप रैम देख सकते हैं कि ये क्या है, रैम है। ये क्या है, आपकी रैम है, आप देख सकते हैं ये आपकी रैम है, और इसको क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। उसके बाद ये आपकी हार्ड डिस्क होती है। ये क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है। अगर इसकी बात करें तो ये आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है। आगे बात करते हैं
तो आप देख सकते हैं ये फ्लॉपी डिस्क है, हम बता रहे हैं कि फ्लॉपी डिस्क, तो आप इसका चित्र भी देख लीजिए, फ्लॉपी डिस्क का है। अगर हम बात करें डीवीडी का, तो आप डीवीडी देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, डीवीडी। अगर मेमोरी कार्ड की बात करें तो आप मेमोरी कार्ड देख सकते हैं कि इस तरीके से मेमोरी कार्ड होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये क्या है, BRD है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। CD क्या है, आप देख सकते हैं CD क्या है, CD को हम कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, पेन ड्राइव है। आगे हम बात करते हैं, आप सीधे हम प्राइमरी मेमोरी की ओर चलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले आपका रैम आता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रैम को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और रैम का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। तो रैम का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब इसके बाद करें तो ये क्या होता है, रीड एंड राइट मेमोरी होती है। ये कैसी मेमोरी होती है, रीड एंड राइट मेमोरी होती है। इसका मतलब क्या होता है, रीड एंड राइट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मेमोरी जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चंस आपके इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा चुका है कि इसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। इसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी को वोलाटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब भी बता देते हैं कि वोलाटाइल का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, टेम्परेरी को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। और ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब आपको आगे बताया जा रहा है कि रैम में डेटा पावर सप्लाई कटते ही मिट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। अब जब आपके कंप्यूटर में आप कुछ भी लिख रहे होते हैं और कंप्यूटर आपका अचानक बंद हो गया, तो जो भी आप रैम पे डेटा को राइट किए होते हैं वो सारा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए उसे हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि रैम में डेटा यूज़र द्वारा क्या किया जा सकता है, पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। इसका मतलब इसमें लिख पढ़ दोनों सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसमें यूज़र डेटा को लिख और पढ़ दोनों सकता है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी होगी, रैम मेमोरी होगी। अगर हम रैम की बात करें तो रैम के कितने पार्ट हैं, यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एस रैम और डी रैम। यहाँ पे इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रोम की बात करते हैं तो रोम नाम से क्लियर है, रोम नाम से क्लियर आप देख सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। केवल आप इस मेमोरी में पढ़ सकते हैं, केवल आप इस मेमोरी में पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ इरेज नहीं कर सकते हैं, ना इसमें कुछ आप अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रोम मेमोरी बोलते हैं। क्या, कौन सी मेमोरी बोलते हैं, रोम मेमोरी बोलते हैं। और जब आप देख सकते हैं कि रैम आपकी वोलाटाइल हो गई, रैम आपकी कौन सी हो गई, वोलाटाइल हो गई, तो आपकी रोम कौन सी हो जाएगी भाई, नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगी। कौन सी मेमोरी हो जाएगी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगी। अब रैम अस्थायी मेमोरी है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्थायी मेमोरी हो जाएगी। स्थायी मेमोरी का मतलब हो जाएगा ये परमानेंट मेमोरी हो जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है रोम में डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। जब हमने आपको बता दिया कि रोम एक जो है आपकी स्टोरेज डिवाइस है और वो आपकी परमानेंट स्टोरेज है, तो इसमें आप बता सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ पे स्थायी मेमोरी आपकी होगी। अगर हम बात करें रोम मेमोरी का, जो है रोम मेमोरी में कंपनियां जो है अपना डेटा स्टोर करती हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो आपकी रोम मेमोरी होती है, जब आप अपना मोबाइल फ़ोन्स ख़रीद के लाए होंगे, जिस फ़ोन से आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले हम आपको बता दें, जब आप जब अपने मोबाइल फ़ोन्स को ऑन करते हो या ऑफ़ करते हो तो आपने देखा होगा कि उस कंपनी का क्या नाम लिख के आता है। कभी आपने सोचा कि वो जो कंपनी का नाम लिखा आ रहा है, अगर आप MI से देख रहे हैं या फिर उससे देख रहे हैं, आप LG से देख रहे हैं या फिर आप सैमसंग से देख रहे हैं या आप किसी अन्य कंपनी से देख रहे हैं, तो जब आप जो है अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं या स्विच ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लिखा होता है, उस कंपनी का नाम लिखा होता है। उस कंपनी का नाम आप
क्या नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, ना आप किसी दूसरी कंपनी का वहाँ पे नाम डाल सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो है लैपटॉप जब मिला था मुलायम सिंह का, तो उसमें मुलायम सिंह और अखिलेश की जो फ़ोटो लगी हुई थी, तो उसमें जो फ़ोटो लगी हुई थी वो आपकी किस मेमोरी में रखी गई थी, तो रोम मेमोरी में रखी गई थी। उसको डिलीट यूज़र के द्वारा इसलिए नहीं किया जा सकता था। अगला हम देखते हैं, तो रोम के कितने पार्ट होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रोम के कितने पार्ट हैं, तो आपको बताना है कि रोम के कितने पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो रोम क्या है कि रोम का जो है इस्तेमाल कहाँ पे होता है, निर्माण प्रक्रिया के दौरान भरी जाती है। इसका मतलब जब आपका कंप्यूटर जो है बनेगा या मोबाइल फ़ोन्स बनता है, तो उसमें जो भी आपके मोबाइल फ़ोन्स में या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी फीचर्स होते हैं, उनको पहले से जो आपको स्टोर, आपके उसमें एप्लीकेशंस या चीज़ों को स्टोर की जाती हैं, तो वो निर्माण प्रक्रिया के दौरान आपके रोम को भर दिया जाता है, ताकि वो चीज़ें आपकी डिलीट ना हो सकें, कोई डिलीट ना कर सकें। रोम में डाटा मिटाया नहीं जा सकता, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें कि सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें ईपी रोम की, तो ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम बात करते हैं डबल ईपी रोम का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपको डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म पता हो गया, तो आप सब के जो है सब फुल फॉर्म याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पी रोम भी है, आपका ईपी रोम भी है। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे हम बात करते हैं, तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी आ गई, इसको हम स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। देखिए जितनी भी आपकी मेमोरी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइस होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो हार्ड डिस्क की बात करते हैं, तो हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में जो भी स्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। अगर हम बात करें तो यह एक मैग्नेटिक धातु की बनी होती है, इसमें डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता जो होता है वो सर्वाधिक होती है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किस स्टोरेज डिवाइस की होती है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, तो आपको आंसर क्या बता देना, हार्ड डिस्क बता देना है। अब बात करते हैं कि कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि आपके कंप्यूटर में जो स्थायी रूप से मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं हार्ड डिस्क होती है। अगला हम बात करते हैं कि आपका ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। ये पहले आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है इसका इस्तेमाल पहले होता था, लेकिन आज के समय में इसका इस्तेमाल बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि इसकी स्टोरेज डिवाइस जो क्षमता होती थी वो बहुत कम होती थी, 1.44 MB। आप 1.44 MB का यूजेस आपको पता ही है कि आप इसमें एक भी आज के समय में आप एक पिक्चर भी नहीं डाल सकते हैं, एक फ़ोटो भी नहीं डाल सकते हैं, जो कि आपकी फ़ोटो की अगर आपके साधारण फ़ोन है तो लगभग 2 MB 2 MB से आप साधारण फ़ोन की हम बात करें, बिल्कुल साधारण फ़ोन की, और 10 MB तक आपकी 20 MB तक जो है आपकी क्या होती है, पिक्चर होती है। आप देख सकते हैं कि आपकी एक फ़ोटो भी नहीं आ सकती है एक मेमोरी कार्ड में, तो आप इस मेमोरी कार्ड का यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें कि यह जो है चुंबकीय जो है पदार्थ के लेप से तैयार की जाती थी, इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती थी वो कितनी होती थी, 1.44 MB। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो अब अगर आगे बात करते हैं तो हमारी आगे क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क आती हैं। ऑप्टिकल डिस्क में आपका क्या आता है, सीडी आता है। सीडी का मतलब होता है आपका कंपैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो क्षमता है वो देखिए 700 MB होती है। कितनी होती है, देखिए कितनी मतलब ज़्यादा होती है उससे, किससे, आपकी फ्लॉपी डिस्क से। तो 700 MB की बात करते हैं, ये किसकी होती है, तो सीडी की होती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आता है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी इसका फुल फॉर्म होता है किसी किसी बुक्स में, या फिर अगर हम बात करें तो इसके 2 फुल फॉर्म्स होते ही हैं। आप बता सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। अगर हम बात करें तो यह जो है सीडी की तुलना में इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती थी वो क्या होती थी, ज़्यादा होती थी स्टोरेज। और कितनी होती थी, 4 आपकी 7 GB, कितनी
4.7 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। अगर हम बात करें इसके बाद आपकी क्या आई है, ब्लू रे डिस्क, जिसको हम BRD बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क। इसकी स्टोरेज जो क्षमता है वो CD और DVD से अधिक होती है, लगभग 25 GB से 50 GB के बीच में होती है। और हम आपको हाँ, तो अब आपको अभ्यास प्रश्न हम करा देते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में क्या है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में रोम है। कंप्यूटर में रोम है, इसका मतलब है आपको बताना है कंप्यूटर में रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RRB जो है आपका SSE में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आपने बताया कि रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये किसका है, तो आप बताएंगे कि इसका है, ये रैम का है। किसका है, रैम का है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चंस कहाँ पे पूछा गया था, SBI क्लर्क में, RRB NTPC में, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, RRB में। अब रैम का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रीड एंड राइट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, या फिर आप बता सकते हैं कि रैंडम ओनली मेमोरी। तो आप बता सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इसका राइट आंसर बिल्कुल आप सही बताए हैं। अब ये देखिए CCC में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी हमने यहाँ पे रख दिया है। 2017 में क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से रैम को क्या कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, या वोलेटाइल कहा जाता है, या नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दोनों कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहा जा सकता। आप बता सकते हैं, तो चलिए आप बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर है। आपने बताया वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 10+2 में पूछा गया था, रीड एंड राइट मेमोरी किसे कहते हैं। तो आपको बताना है रैम, रोम, हार्ड डिस्क और CPU। क्या होगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल सही आपने बताया है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका रैम हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी। रैम को हमने पढ़ाया भी है कि रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए आपका ये कहाँ पे है, IBPS PO एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था। पावर सप्लाई जो है कटते ही किस मेमोरी का डाटा डिलीट हो जाता है। अरे डिलीट हो जाता है, या इरेज हो जाता है, या मिट जाता है, किस मेमोरी का, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर CPU। आंसर बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर रैम हो जाएगा। इसका क्या है, राइट आंसर। पावर सप्लाई कटते ही डाटा इसका डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में स्थायी मेमोरी कौन सी है। निम्नलिखित में, अब UK यानी कि उत्तराखंड लोअर PCS में क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में स्थायी मेमोरी कौन सी है। स्थायी मेमोरी कौन सी है, रैम। आपको क्लियर है कि रैम अस्थायी है। अब रैम के ये भी प्रकार हैं और ये भी प्रकार हैं। जब रैम आपकी मतलब अस्थायी मेमोरी है, तो इसके पार्ट भी आपके अस्थायी हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, आप देख सकते हो कि स्थायी मेमोरी आपसे पूछी गई है ना। तो आपको क्या बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से रैम का पार्ट कौन सा है। अब देखिए क्वेश्चंस में बताया, ऑप्शंस में बताया गया है DRAM, SRAM, A और B, या इनमें से कोई नहीं। आप क्या बताएंगे, तो आपको बताया गया है कि इसके जो आपके पार्ट हैं वो दोनों हैं, SRAM और DRAM। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A एंड B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। तो भाई रोम, CD और DVD आपकी क्या हैं, स्थायी हैं। अस्थायी मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, तो रैम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोम के पार्ट हैं, निम्नलिखित में से रोम के पार्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ कहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका IBPS में पूछा गया, RRB आपका SSE में पूछा गया है, RBI जो है ऑफिस जो है असिस्टेंट में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो रोम के पार्ट होते हैं 3 होते हैं, जो कि हमने आपको बताया है, PROM, EPROM और EEPROM। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर हम बात करें PROM का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन आपका RRB JEE जो है 2015 में पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म क्या होगा।
तो पी रोम का होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चंस को आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क है? माउस है, कीबोर्ड है, और उसके बाद प्रिंटर है, उसके बाद आपका सीपीयू है। आपको कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे जो इसका पार्ट होगा वो पार्ट आपका क्या होगा? पार्ट हमारा 5 होगा, जिसमें हम आपको फ्लो चार्ट के बारे में बताएंगे। और फ्लो चार्ट का जो क्वेश्चंस है वो आपका यूपीएसआई में जो है आपके 2018 में एग्जाम हुए थे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम आसानी से आपको उस वीडियो में बताने वाले हैं। वो वीडियो आपकी जल्द ही आने वाली है, 1 दिन में 2 दिन में आपकी वीडियो ज़रूर आ जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपका इस बार जो लक्ष्य है यूपीएसआई ज़रूर कंप्लीट होगा और आपको सिंगल स्टार ज़रूर मिलेगा। अगर आप यूपीएसआई का भी है तो आपको डबल स्टार के लिए भी हम कहते हैं कि आपको डबल स्टार भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग।